स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रहस्यों और कह सकते हैं बिल्कुल अकल्पनीय सुंदरता से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन भारतीय साम्राज्य की जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल चमत्कार खड़े किए, लेकिन फिर भी वो मुख्यधारा की चर्चाओं से न जाने कहां गायब हो गया। इस साम्राज्य का नाम था होयसला साम्राज्य। यकीन मानिए, इनकी कहानी जितनी रोमांचक है ना, इनका अंत उतना ही रहस्यमयी है। जरा सोचिए, एक ऐसा भारतीय साम्राज्य जिसने कुछ सबसे अद्भुत मंदिर बनाए, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। कमाल की बात है ना। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में 2023 में जाकर बेलूर, हैलेबिडु और सोमनाथपुरा में मौजूद इनके लुभावने मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। सच कहूं तो ये मंदिर पत्थरों पर लिखी किसी खूबसूरत कविता जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन मास्टरपीस को बनाने वाले लोग आखिर गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गए? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी साम्राज्य के बारे में। होयसला साम्राज्य, जिसका समय 1026 से 1343 ईस्वी के बीच का माना जाता है। आपको पता है, इस राजवंश के नाम के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। होयसला शब्द असल में एक बहुत ही मशहूर स्थानीय लोक कथा से जुड़ा है। पुरानी कन्नड़ भाषा में होय का मतलब होता है मारना या प्रहार करना। ऐसा कहा जाता है कि सोसेवूर के जंगलों में साला नाम के एक युवा लड़के ने अपने जैन गुरु सुदत्त को बचाने के लिए एक खूंखार बाघ या कुछ कहानियों के हिसाब से एक शेर पर प्रहार किया था। तब उसके गुरु ने जोर से चिल्लाकर कहा था, होए साला, मतलब प्रहार कर साला। बस यहीं से इस राजवंश को अपना नाम मिला, होयसला, और बाघ से लड़ता हुआ वो युवा लड़का हमेशा के लिए इनका शाही प्रतीक चिन्ह बन गया। अब बढ़ते हैं इनके उदय और राजनीतिक ताकत की तरफ। कैसे ये सामंतों से एक पूर्ण और स्वतंत्र शासक बने। अगर आप इनके साम्राज्य के विस्तार को देखें तो इसकी रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। शुरुआत में ये होयसला कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के अधीन सिर्फ सामंत हुआ करते थे। 1026 ईस्वी में नृपकाम द्वितीय के समय इस राजवंश की नींव पड़ी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए राजा विष्णुवर्धन। 1116 ईस्वी में तालकाड़ के युद्ध में विष्णुवर्धन ने शक्तिशाली चोलों को बुरी तरह हरा दिया और इसके साथ ही दक्कन में हौसलाओं का एक तरफा दबदबा कायम हो गया। इसके बाद 1193 में वीर बल्लाल द्वितीय ने पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी और 1220 तक आते आते तो इन्होंने चोल और पांड्या राज्यों पर भी अपना गहरा प्रभाव जमा लिया था। वीर बल्लाल द्वितीय का खुद को दक्षिण का सम्राट कहना इस बात का पक्का सबूत था कि होयसला शक्ति अब अपने चरम पर थी। राजनीति और युद्ध तो अपनी जगह है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इनकी सबसे बड़ी पहचान बनी, इनकी अद्भुत मंदिर वास्तुकला। अगर हम इनकी सबसे अमर विरासत की बात करें तो वो इनके हथियार बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो थे इनके औजार। इनकी निर्माण शैली आखिर थी क्या? दरअसल इन्होंने वेसर या कर्नाटक द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया। अब ऐसा नहीं है कि ये वास्तुकला अचानक से आसमान से टपक पड़ी। ये चालुक्य परंपराओं का ही एक विकसित रूप था। लेकिन 13वीं शताब्दी में होयसलाओं के राज में आकर ये शैली बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र, बेहद सजावटी और जटिल आर्किटेक्चरल स्टाइल के रूप में उभरी, जिसमें उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैलियों के सबसे बेहतरीन हिस्सों को मिलाकर एक अनोखा डिजाइन तैयार किया गया था। चलिए, इनके कुछ कमाल के आर्किटेक्चरल इनोवेशंस को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला है इनका स्टेलेट या तारे के आकार का बेस प्लान। इसने मंदिरों को एक ऐसा अद्भुत ज्यामितीय आकार दिया जो उस वक्त शायद ही कहीं दिखता था। दूसरा है जगती। ये एक ऊंचा चबूतरा होता था जो सिर्फ मंदिर को भव्यता ही नहीं देता था, बल्कि भक्तों को मंदिर के चारों ओर घूमकर नक्काशी निहारने के लिए एक रास्ता भी देता था। इसके अलावा अंदर के गोल लेफ्ट टर्न्ड खंभे और जलंधर यानी पत्थर को आर पार काटकर बनाई गई जालीदार खिड़कियां जो हवा और रोशनी के लिए थीं। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब मुमकिन हुआ उनके सबसे बड़े इनोवेशन की वजह से, नरम सोपस्टोन का इस्तेमाल। किसी ने एक बहुत ही सटीक बात कही है कि पत्थर में हौसलाओं की कलाकारी की तुलना किसी हाथी दांत के कारीगर या सुनार की बारीकी से की जा सकती है। और सच कहूं तो इसमें रत्ती भर भी अतिशोक्ति नहीं है। सोपस्टोन या क्लोरेटिक शिस्ट नाम के इस नरम पत्थर का इस्तेमाल उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। पता है क्यों? क्योंकि ये पत्थर शुरुआत में इतना नरम होता है कि आप इस पर बिल्कुल माइक्रो लेवल की बारीक नक्काशी कर सकते हैं और फिर समय के साथ हवा के संपर्क में आकर ये एकदम सख्त हो जाता है।
यही वजह है कि ये लोग पत्थरों में ऐसे ऐसे आभूषण उकेर पाए जो बिल्कुल किसी असली सुनार के काम जैसे लगते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक होयसला मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जगती के ऊंचे चबूतरे पर कदम रखते हैं। जैसे जैसे आप बाहरी दीवारों के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी नज़र रामायण और महाभारत के महाकाव्य दृश्यों वाली नक्काशीदार पट्टियों पर पड़ेगी। और मूर्तिकारों की बारीकी तो देखिए, उन्होंने मूर्तियों की उंगलियों के नाखून और बारीक आभूषणों तक का पूरा ध्यान रखा है। फिर आप एक गहरे गुंबद और कई खंभों वाले मंडप में अंदर जाते हैं और आखिर में आप पहुंचते हैं एक बिल्कुल सरल, शांत और घनाकार गर्भगृह में, जो कि मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र होता है। ये पूरा सफर आपको बाहर की दुनिया की जटिलता से दूर अंदर की एक असीम शांति की तरफ ले जाता है। तो वास्तुकला के बाद अब हम मुड़ते हैं उनकी संस्कृति और साहित्य की ओर, उस युग की ओर जिसने कन्नड़ साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। देखिए, होयसला काल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उनका समाज और संस्कृति भी बेहद समृद्ध थी। इस दौर में एक बड़ा बदलाव ये आया कि स्थानीय कन्नड़ भाषा ने दरबार और प्रशासन की मुख्य भाषा के रूप में संस्कृत की जगह ले ली थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वे लोग सिर्फ पत्थर तराशने में ही नहीं, बल्कि कलम चलाने में भी माहिर थे। राजाओं के सपोर्ट से जैन, शैव और वैष्णव तीनों ही धर्मों के लेखकों ने शानदार काम किया। जैसे वीर बल्लाल द्वितीय के दरबारी कवि जन्ना ने यशोधर चरिते लिखी, शैव परंपरा के हरिहर ने शुरुआती भक्ति कविताएं रची, रुद्र भट्ट ने वैष्णव कन्नड़ रचनाओं की कमान संभाली और केशीराज जैसे महान वैयाकरण ने शब्दमणि दर्पण नाम का एक पूरा व्याकरण ग्रंथ लिख डाला। देखा जाए तो ये सच में एक बहुत ही मल्टीकल्चरल समाज था। लेकिन इतिहास का एक अटल नियम है, जो उठता है उसका पतन भी जरूर होता है। और अब हम बात करेंगे 14वीं सदी के उन आक्रमणों की जिन्होंने इस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। 14वीं सदी की शुरुआत में इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, और वो भी बहुत अचानक और दुखद तरीके से। हुआ ये कि उस समय दक्कन की पूरी राजनीति ही बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की नज़र अब दक्षिण भारत की बेहिसाब दौलत पर पड़ चुकी थी। 1311 में उसके सेनापति मलिक काफूर ने होयसला की राजधानी हेलीबिडू पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह लूटा। फिर 1327 में तो राजधानी को एक बार फिर से तहस-नहस किया गया। पर एक बात माननी पड़ेगी, होयसलाओं ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उनके आखिरी महान शासक वीर बल्लाल तृतीय ने लगभग 30 सालों तक विदेशी आक्रमणों और मदुरई सल्तनत का बहुत बहादुरी से डटकर सामना किया। लेकिन अंत में 1343 के मदुरई के युद्ध में वीर बल्लाल तृतीय मारे गए और इसी के साथ इस शानदार राजवंश का दुखद अंत हो गया। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर। आखिर इतनी महान शक्ति इतिहास के पन्नों में गुम कैसे हो गई? सोचिए जरा, इतनी मजबूत मिलिट्री, इतने बेहतरीन मंदिर और इतना लाजवाब साहित्य, फिर भी मुख्य धारा के इतिहास से ये साम्राज्य गायब क्यों हो गया? इसका जवाब हमें एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव में मिलता है। दरअसल वीर बल्लाल तृतीय की मौत के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मर्जर हुआ। होयसला साम्राज्य के जो बचे कुचे सेनापति और इलाके थे, उन्हें हरिहर प्रथम के नेतृत्व में उभर रहे एक बिल्कुल नए हिंदू राज्य में मिला दिया गया। कहने का मतलब है कि होयसला पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वे एक नए और विशाल साम्राज्य की नींव बन गए थे। और जानते हैं ये नया साम्राज्य कौन सा था? जी हाँ, ये था इतिहास का बेहद शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य। और बस यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से होयसला इतिहास में कहीं छुप गए। विजयनगर साम्राज्य इतना विशाल, मिलिट्री के मामले में इतना ताकतवर और इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि इतिहास की किताबों ने उसे ही सेंटर स्टेज दे दिया। विजयनगर की उस चकाचौंध के आगे उसके ही आधार यानी होयसलाओं के उस मूलभूत योगदान को पूरी तरह से छाया में धकेल दिया गया। दुनिया विजयनगर को तो याद रखने लगी, लेकिन उन कलाकारों और राजाओं को भूल गई जिन्होंने असल में उस सांस्कृतिक जमीन को तैयार किया था जिस पर बाद में विजयनगर खड़ा हुआ। तो आइए आज के इस विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, उनकी असली विरासत को समझते हैं। मलंदद के छोटे पहाड़ी सरदारों से लेकर दक्षिण भारत के महान सम्राटों और मास्टर बिल्डरों तक होयसलाओं का ये सफर वाकई लाजवाब था। जाते जाते ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या किसी राज्य की असली विरासत उसकी बदलती सीमाओं में होती है या उसके मंदिरों के उस अमर पत्थर में? राजनीतिक सीमाएं टूट गईं, उनका पूरा साम्राज्य विजयनगर में विलीन हो गया, लेकिन सोपस्टोन पर उकेरी गई वो बारीक कलाकारी वो आज भी हमारे सामने शान से खड़ी है। होयसलाओं का पॉलिटिकल अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी कला ने उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है।
इतिहास के पन्नों में छुपे ऐसे ही अनसुने चमत्कारों की खोज हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।